सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम क्लास 12th की जो ज्योग्राफी है उसका सिलेबस ओवरव्यू लेने जा रहे हैं। ये आपकी ओरिएंटेशन क्लास होने वाली है। आपको कैसे क्लास 12th स्टार्ट करनी है, ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है, आपका आज से आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, नोट्स कैसे बनाने हैं, आपके लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या हैं, ये सारी बातें मैं आज की इस वीडियो में करूँगा। प्रॉपर वीडियो होगी, 1 मिनट भी आप स्किप मत करना, 1 सेकेंड भी स्किप मत करना। और सिंपल से मैं बताऊं तो मुंह बंद करके और हाथ बंद करके नहीं बैठे रहना है, मुंह खोल के रखना है ताकि आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सको, कोई भी डाउट हो आपका, और हाथ खोल के रखना है ताकि आप जो मैं टॉपिक बताऊं उसको नोट डाउन करते रहो। जो आपकी नोट्स जो नोटबुक मैंने बनवाई है जिसमें मैंने आपको सिलेबस नोट डाउन कराया था, उसी में जो नेक्स्ट पेज होगा उस पर जो आज मैं बातें बता रहा हूँ वो आप लिखोगे, ठीक है। तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट मिथ। लाइक क्लास 12th के लिए बुक्स कौन कौन सी हैं आपके पास, ये सिलेबस तो मैं आपको सिलेबस से आज ओवरव्यू मैं दे दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आपको, आपका अप्रोच क्या रहेगा उस पढ़ाई को लेके, ये सारी बातें मैं आज करूंगा। नोट्स कैसे आपको बनाने हैं 12th में आके ये बताऊंगा, और आपके जो बेस्ट रिसोर्सेज होने वाले हैं क्लास 12th को लेके ये मैं बताऊंगा। मतलब ये 5 चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में सब कवर हो जाएंगी, और ये 5 चीज़ें आपके लिए इसेंशियल हैं कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। चलो, मैंने ऑलरेडी बुक के बारे में आपको बता दिया था पहले ही वीडियो में, बट आज मैं एक बार और बता देता हूँ। दो आपकी बुक लगने वाली हैं। पहला एक फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है और दूसरा इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी है, ठीक है। ये दोनों ज्योग्राफी की बुक हैं क्लास 12th के लिए। अब बुक से आपको मैंने रूबरू करा दिया है, सिलेबस से देख लेते हैं, ठीक है। तो सिलेबस आपका जो बुक नंबर 1 है उसमें 8 चैप्टर हैं आपके टोटल। तो ह्यूमन ज्योग्राफी, जैसे आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी थी, तो फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहला चैप्टर यही था, फिजिकल ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ठीक है, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ठीक है। तो उसमें आपको ज्योग्राफी के क्या क्या उससे कौन कौन से और डिसिप्लिन्स मतलब जुड़ी हुई हैं, ये सब चीज़ें आपको बताया गया था। तो उसी तरह सेम हम यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्या क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी को कैसे पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। दूसरे चैप्टर में हम वर्ल्ड पॉपुलेशन को देखेंगे कि दुनिया में कौन कौन से देश में ज़्यादा पॉपुलेशन है, किस देश में ज़्यादा डेंसिटी वाली पॉपुलेशन है, पूरे दुनिया में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब किस एरिया में ज़्यादा लोग हैं और क्यों हैं, मतलब उसी एरिया में ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। और किस एरिया का ग्रोथ सबसे तेज़ी से हो रहा है, किस एरिया का ग्रोथ सबसे कम हो रहा है, आने वाले टाइम में किस एरिया का ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगा, आने वाले टाइम में इंडिया का जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव में होगा या निगेटिव में होगा, ये सारी चीज़ें का जो अंदाज़ा है हमें इस सेकंड चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तीसरे चैप्टर में हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। अब ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट, देखो, एक इंडेक्स होता है जो यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन जो है वो रैंक करता है हर देश को कि किस देश में ज़्यादा डेवलपमेंट है, किस देश में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। तो उस बेसिस पे हम देखेंगे कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा डेवलप्ड नेशन है, कौन सा देश अंडर डेवलप्ड नेशन है, कौन सा देश डेवलपिंग नेशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे, आपको इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इस चैप्टर में बस इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर के बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप फैमिलियर ही नहीं हो, आप इन सब चीज़ों के बारे में अनजान हो, ठीक है। आपको आपकी फ्रेंडशिप करा देता हूँ मैं, सिंपल सा, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर नंबर 4 में आप प्राइमरी एक्टिविटीज़ पढ़ोगे, ठीक है। आपको याद होगा, आपने क्लास 9th में 10th में हर जगह ये पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 तरह की होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड टर्जरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, जो चीज़ हम नेचर से डायरेक्ट ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, उनको प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे माइनिंग होती है, फिशिंग होती है, हंटिंग एंड गैदरिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। आपको इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 में अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चलेगा, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में, और डिटेल में जाओगे इस चैप्टर में, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आप जाओगे, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ोगे। मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़, ये बहुत सारी चीज़ें आपको अलग पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। फिर टर्जरी एक्टिविटीज़ आप पढ़ोगे, सर्विस सेक्टर पढ़ोगे। इसमें एक और ज़्यादा एक अलग से एड ऑन टॉपिक हुआ है जिसके बारे में आप कम्युनिकेशन में पढ़ोगे, इंटरनेट के बारे में पढ़ोगे, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। और एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड होगी, है क्वाटेनरी एक्टिविटीज़। अभी तक आपने इसके बारे में नाम नहीं सुना होगा, क्वाटेनरी एंड क्वीनरीज, ठीक है, क्वीनरी एक्टिविटीज़, ठीक है। ये 2 चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा आप पढ़ोगे, ठीक है।
इस क्लास 12th में, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 7 में आप ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड के बारे में पढ़ोगे। ट्रांसपोर्ट मतलब इंडिया में तो आपको पता होगा कि रेल नेटवर्क है, ठीक है। इंडिया में आपको पता होगा बहुत सारे नेशनल हाईवेज हैं, तो उसी तरह वर्ल्ड में भी बहुत सारे ऐसे नेशनल हाईवेज हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कॉन्टिनेंटल रेलवेज हैं जो बहुत हेल्पफुल होती हैं, बहुत सारे ऐसे सी रूट्स हैं जिसके थ्रू बहुत सारा ट्रेड होता है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ोगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में आप इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ोगे कि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो किस किस लेवल पे होता है, इंटरनेशनल ट्रेड के कितने टाइप होते हैं, बायलैटरल ट्रेड क्या होता है, मल्टीलैटरल ट्रेड क्या होता है, ठीक है। ट्रेड की हिस्ट्री क्या थी, ट्रेड कब से स्टार्ट है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसी में हम कितने तरह के पोर्ट्स होते हैं, क्योंकि हमारा जो 90% ट्रेड होता है वो किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, ठीक है, वाटर के थ्रू होता है। तो यही सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे कि जब वाटर मतलब वाटर से इतना ज़्यादा हमारा ट्रेड हो रहा है तो जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स कितने तरह के होते हैं, नेवल पोर्ट्स क्या होते हैं, स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, पॉकेट पोर्ट्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे। और देखो 8 चैप्टर हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इसके 20 वीडियो में मैं ख़त्म कर दूं। 20 वीडियो मतलब 20 से 30 मिनट की, आधे घंटे की वीडियो होगी, तो आपको भी ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा आपके ऊपर कि बहुत ज़्यादा है, आपको भी ज़्यादा धीरे धीरे आसानी से मतलब हम सारा सिलेबस आपका कवर कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप हमसे जुड़े रहे तो, ठीक है। और मैं आगे चलूँ तो चैप्टर नंबर जो बुक नंबर 2 है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, वो भी सेम उसी पे है। इसका जो पहला चैप्टर है इसमें हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में किस स्टेट में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किस स्टेट की डेंसिटी ज़्यादा है, किस स्टेट में ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है। कॉम्पोजिशन में क्या पढ़ेंगे कि जो इंडिया का पॉपुलेशन है उसमें उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब उसमें किस किस रिलीजन के लोग रहते हैं, कौन कौन से जेंडर के लोग रहते हैं, कितने जेंडर के लोग रहते हैं, कितने लोग कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, मतलब सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में है या टर्जरी एक्टिविटीज़ में है या क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ में है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा हम देखेंगे दूसरे चैप्टर में ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब जो ह्यूमन का सेटलमेंट होता है, जो विलेज होते हैं, विलेज भी कई तरह के होते हैं, देखते होंगे कई विलेज ऐसे होते हैं जो पहाड़ों पे विलेज होते हैं, जो पहाड़ों पे बसे गांव होते हैं, उनका एक घर इस पहाड़ पे तो दूसरा घर इस पहाड़ पे। वहीं आप मैदान में चले जाओगे, मतलब जो प्लेन एरिया है जैसे यूपी में हो गया, बिहार हो गया, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे घर कॉम्पैक्ट होते हैं, मतलब पास बने हुए होते हैं। तो ऐसे ऐसे सेटलमेंट को हम अलग अलग पार्ट में देखते हैं, तो उसी टाइप को सेटलमेंट को हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। लैंड के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, कि लैंड कितने तरह की होती है और उसके एग्रीकल्चर कितने तरह के होते हैं, ठीक है। हम लैंड को यूज़ कितने तरह से करते हैं, जैसे लैंड का जो 100% एरिया है उसको हम किस किस बेसिस पे यूज़ करते हैं, मतलब कितना % हम एग्रीकल्चर में लगाते हैं, कितना % हमने इंडस्ट्रीज़ बनाई हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। फिर एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे कि कितने तरह के एग्रीकल्चर होते हैं, रबी क्रॉप क्या होती है, खरीफ क्रॉप क्या होती हैं, उसके अंदर कौन कौन सी फसलें हम उगाते हैं, किस किस टाइम पे उगाते हैं, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में इसमें देखेंगे हम, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में हम देखेंगे वाटर रिसोर्सेज को, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें हम कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 ये अभी तक मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट इस बार इससे क्वेश्चन आ गए, मतलब बाय गॉड अब पता नहीं कहाँ से आ गया, लेकिन इस बार क्वेश्चन आ गए थे इससे बोर्ड्स में, तो ये भी इस बार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिनरल आपको पता ही होगा कि किसी मतलब इंडिया में कहाँ पे कौन से मिनरल मिलते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें देख लेंगे, ठीक है। प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडिया को किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए और डेवलपमेंट करना चाहिए ताकि इंडिया का जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इसके बारे में हम देख लेंगे। चैप्टर नंबर 7 में हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन देखेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि इंडिया में कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ से जाता है, इंडिया का जो ट्रेड है वो कहाँ से होता है, इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स देखेंगे, इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे नेटवर्क देखेंगे, ठीक है। इंडिया का फिर इंटरनेशनल ट्रेड देखेंगे कि इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड कैसा होता है, ठीक है। फिर चैप्टर 9 में हम जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशू एंड प्रॉब्लम, मतलब इंडिया में इंडिया में क्या बोल रहा हूँ, मतलब जो वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंट इशू हैं और प्रॉब्लम्स है, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, स्लम्स की दिक्कत हो गई, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में हम ध्यान लगाएंगे अपने चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है। तो हर चैप्टर के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया है, मतलब छोटा छोटा आइडिया दे दिया है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कोई चैप्टर आपसे छूट रहा हो, ठीक है। तो आप फैमिलियर हो चुके होगे आई होप, और अगर कोई भी दिक्कत है आपको तो आप सिंपल सा मैसेज कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, कोई भी क्वेरी हो आपसे पूछने के लिए तो आप मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपको वेट, अब देखो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। अभी तक क्या था, वेट 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा इसे कर लेने दो, 1
ठीक है। देखो अभी तक क्या था, अभी तक आपने 10th पढ़ा, ठीक है। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, 10th पढ़ा था, ठीक है। 11th में पढ़ा था, 10th 11th हमने कवर किया था अभी तक, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ से जो आपका इस अभी आप इस पॉइंट पे हो, अभी आप कहाँ पे हो, इस पॉइंट पे हो, 12th के पॉइंट पे, मतलब 12th की स्टार्टिंग में हो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको सितंबर में, ठीक है, सितंबर में आपके होंगे हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली, ठीक है। फिर दिसंबर तक होंगे, दिसंबर तक होंगे आपके कौन से, प्री बोर्ड्स, ठीक है। उसके बाद फेब से आपके स्टार्ट हो जाएंगे बोर्ड्स, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और हम इस लाइन को अगर स्ट्रेच करेंगे तो ये आ जाएगा मई में, ठीक है, मई 2026, ठीक है, 2026, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका CUET का एग्जाम, ठीक है। मतलब आज आप इस लाइन पे खड़े हो, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हो, आज से ठीक, मतलब आप कौन सा है, मार्च है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब टोटल 5 महीने बाद आपको पहला एग्जाम देना होगा आपका, वो हाफ ईयरली होगा, उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद एक एग्ज़ाम होगा जब आपको आपकी प्रिपरेशन को एक बार टेस्ट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि जो अब आपकी जो जर्नी होने वाली है ना 12th की, ठीक है, 12th की जो जर्नी है ये आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको 2 हर्डल पार करने हैं, ठीक है। ये जो दोनों हैं, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड, ये तो इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू होती नहीं है, ठीक है। अगर मैं एक बार को ये बोल दूं कि बोर्ड्स की भी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है, बोर्ड्स की भी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड्स के नंबर अब कहीं वैल्यू नहीं रखते। बट उसके बाद का ये जो फेब से लेके मई तक का टाइम है ना, जिसमें आपको CUET का एग्जामिनेशन देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद आपका करियर डिसाइड होना है। और CUET के प्रिपरेशन के लिए आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ताकि आप अभी से जो प्रिपरेशन स्टार्ट करो, अभी से ऐसे प्रिपरेशन स्टार्ट करो कि ये जो जितने भी चारों एग्जामिनेशन है एक साथ आप टैकल कर पाओ। मतलब हाफ ईयरली भी आप उसमें कवर कर लो, प्री बोर्ड्स भी आप उसमें कवर कर लो, बोर्ड्स भी आप कवर कर लो, और CUET भी आप कवर कर लो। अब ये सब चीज़ें एक साथ कैसे होंगी, ये सब चीज़ें एक साथ होंगी प्लानिंग के साथ, प्रॉपर प्लानिंग। और ये कैसी होगी, ये कैसे होगी, कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ ही होगी। कंसिस्टेंसी कैसी होगी, सिंपली आपको मेरे वीडियोस फॉलो करने पड़ेंगे। मैं डेली एक वीडियो डालूंगा, आपको उसी स्पीड से धीरे धीरे करके आपको सिलेबस खत्म करना रहेगा। धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि 4-5 महीने में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर साथ में हम क्या करेंगे, हम मॉक लगाएंगे, मॉक टेस्ट देंगे, हम CUET के लिए अलग से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। तो आपको आपका जो सिंपल सा अप्रोच है, आपका अप्रोच सिर्फ यही होना चाहिए कि ये जो चारों एग्जाम आने वाले हैं, ये चारों एग्जाम को लेके आपके सिलेबस तो सबका सेम है, CUET का हो, चाहे बोर्ड्स का हो, प्री बोर्ड्स का हो, हाफ ईयरली का हो, सबका सिलेबस सेम है। तो आप क्यों बार बार एक ही चीज़ को 10 तरीके से पढ़ोगे, आप एक ही तरीके से पढ़ो ताकि आपका सारा एग्जाम एक ही साथ क्रैक हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा, जो मेरे प्रेजेंटेशन होंगे, जो मेरी PPTs होंगे, इसी तरीके से बनेंगे। ये जो चारों एग्जामिनेशन है ये सब एक ही में कवर हो जाए, एक ही लेक्चर में आपको कवर हो जाए, 10 जगह आपको भटकना ना पड़े, ठीक है। अगर मैं बताऊं आपके नोट्स के लिए, ठीक है, अगर मैं आपको नोट्स के लिए बताऊं, नोट्स आप कैसे बनाओगे, आप ब्लैंक शीट वाले लोगे, ठीक है। आपको ये जो ये वो होता है ना रूलर वाले पेज, वो रूलर पेज नहीं लेने हैं आपको, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। रूलर पेज आपको नहीं लेने हैं, आपको लेना है ये ब्लैंक शीट, ठीक है। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, ब्लैंक पेज पे लिख सकते हो, टीचर भी आपको चेक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ब्लैंक पेज लेना है आपको, उसमें ऐसे 2 अंडर लाइन खींचनी है, ठीक है, 2 लाइन ऐसे खींचनी है ताकि ये मार्जिन बना रहे, ठीक है। उसको क्यों करना है, मार्जिन क्यों करना है, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपके बनेंगे नोट्स, ठीक है। ये जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया, इसमें बनेंगे आपके नोट्स, ठीक है। और ये जो मार्जिन वाला एरिया है, ठीक है, ये जो मार्जिन वाला एरिया है, ये वाला, ये और ये वाला, यहाँ पे लिखे जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मतलब जैसे मैं कोई लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लेक्चर मैंने दिया, आपने नोट्स यहाँ पे बना लिए, अच्छे खासे नोट्स यहाँ पे बना लिए। फिर उसमें मैंने कुछ एड ऑन कराया ताकि CUET में, देखो CUET में सिर्फ वही नहीं पूछा जाता, CUET में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो मैं लेक्चर में ही आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, तो वो आप कहाँ पे जाओगे लिखने। तो उसके लिए मैं ये सारे मार्जिन आपको बनवा रहा हूँ ताकि यहाँ पे वो सारी चीज़ें आप लिखो आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स आप बनेंगे, क्लास नोट्स,
और इस साइड में क्या होगा, इस साइड में आप अगर मैं कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगा या फिर इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक बताऊंगा तो आप इसको यहाँ पे नोट कर लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नोट्स आपके पेज के कंपेयर वो मत करना, पेज में कंजूसी मत करना, नीट एंड क्लीन बनने चाहिए, ठीक है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर मैं बेस्ट रिसोर्स की बात करूं तो बेस्ट रिसोर्स में पहला न्यू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी प्लस मेरे क्लास नोट्स प्लस मैं जो शॉर्ट नोट्स लाऊंगा, ठीक है। ये 3 चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इनफ है, ठीक है। और ये इनफ सिर्फ बोर्ड्स के लिए नहीं है, बोर्ड्स 2026 प्लस CUET 2026 दोनों के लिए इनफ है। देखो न्यू एनसीईआरटी आपके पास फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। क्लास नोट्स जो मैं दूंगा आपको ये फ्री में दूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ चार्ज करूंगा शॉर्ट नोट्स के लिए, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, 99 रुपीज़, ठीक है। 99 रुपीज़ में मैं आपको हिस्ट्री के, पॉलिटी के और ज्योग्राफी के, हिस्ट्री पोल एंड ज्योग्राफी, 99 रुपीज़ में इन तीनों के मैं शॉर्ट नोट्स आपको दूंगा। देखो शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको अगर एक बार मैंने कोई एक वर्ड बोला तो आपको पूरा रिवीजन हो जाए। मतलब आपको अगर मैंने एक वर्ड बताया प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में, तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ मैंने एक वर्ड आपको लिखा है शॉर्ट नोट्स में, तो उससे आपका पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए। ऐसे होते हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स मैं बनाऊंगा आपको, अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है बनाना, इसमें बहुत टाइम लगेगा। मुझे 10 रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे, एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी, एनसीईआरटी का एक एक लाइन देखना पड़ेगा, एक एक टॉपिक देखना पड़ेगा, पिछले 3-4 साल के बोर्ड्स के PYQs देखने पड़ेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, पिछले 3-4 साल के CUET के एग्जामिनेशन देखने पड़ेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। उस हिसाब से मैं आपके ये नोट्स बनाऊंगा, ठीक है। और उस हिसाब से मैं जो नोट्स बनाऊंगा आपके, वो बहुत क्रंची होंगे, बहुत क्रिस्पी होंगे। कम से कम 100 पेज में ही पूरा आपका हिस्ट्री आपका 100 पेज में खत्म, पॉलिटी आपका 100 पेज में खत्म, ज्योग्राफी आपका 100 पेज में खत्म। और ये मैं आपको दूंगा कब, इसका जो देखो मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा कब दूंगा, क्योंकि मेरा भी पढ़ाई होता है। देखो मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त, ठीक है, अगस्त तक मैं आपको ये दे दूंगा, ठीक है। या आप बोलोगे हैंड रिटन फॉर्म में दो, तो हैंड रिटन फॉर्म में दूंगा। आप बोलोगे कि टाइप चाहिए, ठीक है, PDF के फॉर्म में चाहिए, तो मैं PDF के फॉर्म में आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो बेस्ट रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिया, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए पढ़ाई को लेकर, ये सब मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ तो प्रैक्टिकल के लिए आपको एक अलग बुक आती है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी पार्ट 2, तो इसको आपको जरूरत नहीं है, ये आराम से इजीली हो जाता है उस टाइम पे, तो उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो और कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका सिलेबस ओवरव्यू, और मैंने आपको जितनी भी चीज़ें आपको क्लास 11-12 स्टार्ट करने के लिए चाहिए ज्योग्राफी में, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दी है। तो घबराना नहीं है बिल्कुल, आप आराम से अभी 15 दिन, ठीक है, 15 अप्रैल तक एकदम रिलैक्स करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। 15 अप्रैल तक एकदम रिलैक्स करो, आराम करो। आपने अभी 11th पार किया है तो आराम से बैठो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, धीरे धीरे कवर कर लेंगे हम सारी चीज़ें। आप अचानक से मैराथन में कूद जाओगे ना रैबिट की तरह, यानी खरगोश की तरह, तो आप हार ही जाओगे। तो इसीलिए मैं बोला हूँ धीरे धीरे, कछुए की तरह चलो, लेकिन धीरे धीरे चलो, कंसिस्टेंसी के साथ चलो, डेडिकेशन के साथ चलो कि मुझे आगे चल के कुछ करना है। ऐसे ही करते करते आप एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि 2 ही 3 महीने में आप बहुत ज़्यादा जानने लगे हो, ठीक है। तो ऐसे ही हमें करना है, हमें साथ में रहना है, हमें फॉलो करना है आपको, हमारे इसी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।